राजस्थान में हनुमान बेनीवाल थे जिन्होंने अग्निवीर पर बात उठाई थी। हनुमान बेनीवाल को आप जानते होंगे, राजस्थान से हो आप। हनुमान बेनीवाल ने अभी एक बयान दिया है कि जो बैठक हो रही है दिल्ली के अंदर, उनमें उनको आमंत्रण नहीं दिया गया है, यानी कि बुलाया नहीं है। 2 बैठक हो गई है और उनको बुलाना जाना चाहिए था लेकिन नहीं बुलाया जा रहा है, तो वो नाराज है। क्या मानना है आपका? जी, गधे की लात पर और नेता की बात पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। कांग्रेस ने इस चीज़ को भलीभांति समझा कि अगर हम अपने नाम से वोट लेने जाएंगे तो जनता उतने अच्छे रूप से हमसे आकर्षित नहीं हो पाएगी जितना क्षेत्रीय पार्टियों से उनका लगाव है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक मामला बहुत उठ रहा है अयोध्या वाला, तो अयोध्या वाला जो मैटर है वहाँ ना राम हारे हैं ना राम की राजनीति हारी है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जब अयोध्या में डेवलपमेंट के नाम पे, सड़कें चौड़ी करने के नाम पर लोगों के मकान तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई, क्योंकि हर बार हम मोदी जी के फेस पे वोट नहीं मांग सकते। मंदिर कौन जाता है? मंदिर भिखारी जाता है या पुजारी जाता है? आप अपने बच्चे को मंदिर भेजोगे या स्कूल भेजोगे? सचिन पायलट को लेकर क्या मानना है आपका? सचिन पायलट ने अब की बार कई नेताओं को चुनाव जिता कर दम लिया कि वो अपने सीनियर्स को ज़्यादा मौका देती है, ज़्यादा तवज्जो देती है और जूनियर्स को कहती है कि पहले ग्राउंड रियलिटी पे ज़्यादा वर्क करो और फिर किसी मुकाम पे आओ। तो भाजपा एक उल्टा चीज़ कर रही है, कांग्रेस एक उल्टी चीज़ कर रही है। कांग्रेस के डूबने का सबसे बड़ा कारण ये था कि उनकी इंटरनल डेमोक्रेसी जो थी वो बिल्कुल से बर्बाद है, वो निचले स्तर पर। क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जब विपक्ष के द्वारा ऐसा माहौल बनाया गया कि अगर 400 पार आती है तो फिर से चुनाव नहीं होंगे, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, बेरोजगारी का मुद्दा उन्होंने बनाया, और कांग्रेस पार्टी के जो नेता है राहुल गांधी वो कह रहे थे कि हम लाख रुपए महीना को देंगे, तो क्या ये कारण काम किए इस बार? नहीं, चुनाव खत्म करना और ये संविधान को खत्म करना, ये बातें तो पॉसिबल नहीं है। सरकारी नौकरियां है नहीं, प्राइवेट नौकरी है, तो फिर आरक्षण का मतलब क्या रह गया? हम आए हैं जवाहर कला केंद्र, जहां पर हर क्षेत्र से जुड़े हुए लोग मिल जाते हैं। इनसे बातचीत करेंगे राजस्थान की राजनीति पर, भारत की राजनीति पर और जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उनके संदर्भ में भी। तो चलिए बातचीत करते हैं और इनकी राय जानते हैं कि जो नतीजे आए हैं उस पर आपका क्या मानना है। जो भाजपा दावा कर रही थी 400 पार, और जो आंकड़े आए हैं, जो नतीजे आए हैं, उस पर इनकी क्या राय है। क्या मानना है आपका? देश में जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, फिर एक बार सरकार भाजपा की बन रही है, लेकिन जो आंकड़े पहले आए थे, जो नतीजे आए थे पहले 303 पे बीजेपी आई थी, अकेली आई थी। इस बार बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा पार करने में काफ़ी चुनौती हुई है। बाकी जो सहयोगी दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, उनके सपोर्ट से ही भाजपा सरकार बना रही है। लेकिन कांग्रेस की स्थिति अभी भी अच्छी नहीं हुई है, क्योंकि हालांकि अच्छे नतीजे उन्होंने गेन किए हैं, अच्छे नतीजे आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा को चुनौती हुई है। क्या मानते हो, क्या वजह है? भाजपा को चुनौती की जो प्रमुख वजह है वो है कि वोटर्स की जो इमोशंस है ना, आप उनको 10 साल तक एक साथ कैरी नहीं कर सकते। और ये चुनाव वैसा ही है कि मान लीजिए कोई पति अपनी पत्नी को बार बार आंखें दिखा रहा हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पत्नी उससे डिवोर्स ले लेगी। वो उसको डराएगी, धमकाएगी, तो जनता ने सेम वही चीज़ की है। और ये जो भाजपा को जो भी मैंडेट मिला है वो उसके इंटरनल डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो गलती कांग्रेस ने की कि मान लीजिए एक ही परिवार जो है वो उनको लीड कर रहा है, गांधी होना बहुत जरूरी है, तो कांग्रेस की इंटरनल डेमोक्रेसी को उससे खतरा पैदा हुआ और वो दिन ब दिन उनकी जो भी परफॉर्मेंस थी वो गिरती चली गई। सेम विद बीजेपी कि सिर्फ 2 गुजराती भाई हैं जो भाजपा को लीड कर रहे हैं, और उनकी जो इंटरनल डेमोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई है। जैसे कि उसमें अगर हम उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो राजस्थान के अंदर भजन लाल, एमपी के अंदर मोहन जी, और छत्तीसगढ़, तो क्षेत्रीय नेताओं को ख़त्म करना किसी भी पार्टी की डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। और भाजपा ने बड़ा कदम लिया। भाजपा ने राजस्थान में जिस तरह से वसुंधरा राजे का बोलबाला था, वसुंधरा राजे लगातार फेस होती थी लोग विधानसभा चुनाव में और वही मुख्यमंत्री बनती थी, लेकिन अब की बार तीनों हिंदी बेल्ट राज्यों में, जैसे मध्य प्रदेश की बात की, छत्तीसगढ़ की बात की और राजस्थान की बात की, तीनों पर ही बड़ा फैसला करते हुए तीनों मुख्यमंत्री बदले गए। चेहरा किसी को आगे प्रोजेक्ट नहीं किया गया।
तो भाजपा ने कहीं ना कहीं एक ये भी मिसाल पेश करने की कोशिश की थी कि हम अपने कार्यकर्ताओं की जो नेता है उनकी भी हम तवज्जो देते हैं, तभी बड़ा कदम ये उठा। नहीं, ये सिर्फ भाजपा का नैरेटिव है कि हम क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को मौका देते हैं। ये सिर्फ एक नैरेटिव है जो उनका खुद का पर्सनल है। अगर आप जनता की तरफ से देखें तो भजन लाल जी आज तक तो सरपंच बन नहीं पाए। सरपंच का चुनाव लड़ा था, उन्होंने हार गए। और जो आदमी आज तक सरपंच ही नहीं रहा, वो सीधे सीएम पद पे पहुंच जाए, मैं ये नहीं कह रहा वो बुरे सीएम है, लेकिन वो विधानसभा चुनाव जीत के आए थे। हाँ तो ठीक है, फिर आप उनको एक ऐसी जगह से लड़ाना चाहिए था जहां भाजपा कमजोर हो। आप सांगानेर जैसे सीट से लड़ाते हो, सबसे सेफ सीट से, उसके बाद आप कहते हो कि एक नॉर्मल कार्यकर्ता इतनी बड़ी जगह पे पहुंचा है, तो उनकी इसमें कोई उपलब्धि नहीं है। भजन लाल जी की इस चीज़ों में कोई उपलब्धि नहीं मानता। अब ये भी चल रहा है कि बड़ा बदलाव होगा भाजपा के अंदर, कई स्तर पे जो पद है वहाँ पे नेता बदले जाएंगे, मुख्यमंत्री के तौर पे भी बदले जा सकते हैं। जब से नतीजा है तब से ये माना जा रहा है कि भजन लाल शर्मा चेंज होंगे, कोई नया आएगा। शायद हो सकता है कि जो नेशनल जो लीडरशिप है उसको ये बात समझ में आ गई हो कि जिस तरीके से हम क्षेत्रीय लीडर्स को ख़त्म कर रहे हैं वो उनकी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हर बार आप मोदी जी के फेस पे वोट नहीं मांग सकते हैं। और जिस तरीके से संसद के अंदर खड़े होके एक सांसद किसी भी मुद्दे पे बोलता है, वो बहुत आसान होता है कि आपको पाकिस्तान के खिलाफ बोलना है या आपको सुरक्षा के किसी मुद्दे पे बात करनी है या फिर कोई और बड़े मुद्दे। लेकिन जब हम बात करते हैं विधानसभाओं की, तो बहुत छोटे छोटे मुद्दे होते हैं। वहाँ जनता को मोदी जी से मतलब नहीं है, उन्हें अपनी क्षेत्रीय समस्याओं से क्षेत्रीय मुद्दे काम करते हैं। तो ये बीजेपी लीडरशिप को अब शायद इस चुनाव के बाद समझ में आ गया है कि आप किसी को भी उठा के नेता नहीं बना सकते, क्योंकि जनता का जब तक नेता से लगाव नहीं होगा आप ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर सकते। यानी इसमें यह भी सामने आ रहा है कि जो अंदर खाने को जैसे नेता है जो नहीं चाहते कि नए नेता को जिम्मेदारी मिली है, भजन लाल शर्मा को जिम्मेदारी मिली है मुख्यमंत्री के तौर पर, तो कुछ भाजपा के कद्दावर नेता जो माने जाते थे वो नहीं चाहते थे कि कोई नया लीडर आके मुख्यमंत्री बन जाए। हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, तो अंदर खाने वो भी पैर काटने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए 20 लोगों से फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचते हैं, 7 करोड़ लोगों से फर्क पड़ता है कि वो क्या सोचते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि काम इस पर होना चाहिए कि वो 7 करोड़ क्या सोचते हैं, उन 20 लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, पार्टी में जो भी लीडरशिप है जो इतने सालों से काम कर रही है, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि उन्हें बाईपास करके किसी एक ऐसे व्यक्ति को लाया जाए जो अनुभव में उनसे कम हो। वसुंधरा राजे इस बार के लोकसभा चुनाव में उतनी सक्रिय नजर नहीं आई, क्या कारण मानते हो? ये तो नेशनल लीडरशिप भी बता सकती है कि अगर किसी को दरकिनार किया गया है तो इसका मतलब यही है कि उनकी ज़रूरत नहीं है, और अगर उनकी ज़रूरत थी तो नेशनल लीडरशिप की तरफ से दिखा नहीं कि नेशनल लीडरशिप उनको मौका दे रही थी कि आप आ जाइए केंद्र में, आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन वो राजस्थान छोड़कर नहीं गई। विधानसभा चुनाव जब हुए थे तब वसुंधरा राजे उम्मीदवार थी, चुनाव जीता भी उन्होंने कहा था एक सभा में, उन्होंने अपने घर पे सभा रखी थी, महिलाएं उनमें नजर आ रही थी, कह रही थी कि मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक संकेत दिया था कि मैं राजस्थान से बाहर तो जाने वाली नहीं हूँ, जिम्मेदारी चाहिए राजस्थान में, जिम्मेदारी चाहिए, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं राजस्थान में ही रहूँगी। देखिए हर नेता को एक लालच होता है। अगर किसी नेता से पूछा जाए कि आपको केंद्रीय मंत्री बनाया जाए या मुख्यमंत्री, तो कोई भी नेता मुख्यमंत्री का पद पहले चुनेगा, क्योंकि सेवा भाव की सभी बातें करते हैं, मगर जो पहला जो लालच होता है वो सत्ता का ही होता है। सत्ता का होता है। सत्ता भोग में मुख्यमंत्री का पद जो होता है वो बहुत ही रोमांचक होता है, और कोई भी नेता लार्जर देन लाइफ फील करता है। सचिन पायलट को लेकर क्या मानना है आपका? सचिन पायलट ने अब की बार कई नेताओं को चुनाव जिता कर दम लिया है, क्योंकि उनके कई नेता थे, मुरारलाल मीणा हो गए, हरिश्चंद्र मीणा हो गए, कई नेता थे जो चुनाव निकाल दिए हैं, जीत गए हैं। क्या कद बढ़ेगा उनका? उनका कद बढ़ेगा, अभी तो काफ़ी यंग है, और समय के साथ जैसे ये बोल ही रहा था कि कोई पार्टी कमज़ोर होती है तो दूसरी पार्टी उसी वजह से मजबूत होती है कि वो अपने सीनियर्स को ज़्यादा मौका देती है, ज़्यादा तवज्जो देती है, और जूनियर्स को कहती है कि पहले ग्राउंड रियलिटी पे ज़्यादा वर्क करो और फिर किसी मुकाम पे आओ। तो भाजपा एक उल्टा चीज़ कर रही है, कांग्रेस एक उल्टी चीज़ कर रही है। इसकी एक बात से मैं सहमति रखता हूँ कि हम जनता पत्नी नहीं है किसी की, और हमारा कोई पति नहीं है,
तो इस बात से मेरा कोई पति पत्नी का सिर्फ अर्थ इतना सा है कि उदाहरण दिया था उन्होंने। हाँ, जनता ने सिर्फ ये बताया है बीजेपी को कि आप सिंगल लीडरशिप, मतलब चाइना नहीं है देश कि शी जिनपिंग ने जो कह दिया तो वही चलेगा। तो भारत में नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ इतनी सी एक इशारा किया गया है जनता की तरफ से कि आप सुपीरियर पावर होने की, नहीं, वो बायोलॉजिकल रूप से नहीं पैदा हुए हैं, भगवान हुए, तो ये बातें कहाँ हजम होती है। बस जनता ने उसी चीज का जवाब दिया कि आप भगवान नहीं है, आप एक लीडर हैं जिसको हमने चुना है। इस बार के लोकसभा चुनाव में जो नतीजा है उसे लग रहा है कि एक मजबूत विपक्ष जनता ने खड़ा किया है बीजेपी के सामने, बीजेपी को भी जिता दिया है, यानी कि बीजेपी की सरकार बन गई है। लेकिन दिखाया है कि एक मजबूत विपक्ष आपके सामने हमने खड़ा कर दिया है। चेक एंड बैलेंस बना रहेगा, चेक एंड बैलेंस बना रहेगा कि आप कोई भी स्कीम ऐसे ही हवा में बना के नहीं दे सकते। अपोज भी होगा, चीज़ों पे चर्चा होगी, फिर कोई चीज़ पारित होगी। मैं इस पे एक राय रखता हूँ कि जो मैंने पहली बात कही थी कि कांग्रेस के डूबने का सबसे बड़ा कारण ये था कि उनकी इंटरनल डेमोक्रेसी जो थी वो बिल्कुल से बर्बाद है, वो निचले स्तर पे, और आज भी उनका यही हाल है। और मुझे ऐसा लगता है, मेरी जो खुद की पर्सनल समझ है कि अगर इस बार बीजेपी 400 पार कर जाती तो 2029 में उनका जीतना नामुमकिन था, क्योंकि कांग्रेस का बीजेपी का, क्योंकि जब आप 400 पार कर जाते हो तो एंटी इनकम्बेंसी और बढ़ती है। बट आज हालत यह है कि अगर बीजेपी कमजोर हुई है तो वो अपने इंटरनल ढांचे के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव तो जरूर करेगी। अगर कांग्रेस ने समय रहते हुए इस चीज को नहीं समझा तो मुझे ऐसा लगता है कि 2029 में जहां कांग्रेस आज 100 पे है, शायद उस टाइम 30 या 40 पे भी नहीं रहेगी। क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जब विपक्ष के द्वारा ऐसा माहौल बनाया गया कि अगर 400 पार आती है तो फिर से चुनाव नहीं होंगे, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, बेरोजगारी का मुद्दा उन्होंने बनाया, और कांग्रेस पार्टी के जो नेता है राहुल गांधी वो कह रहे थे कि हम लाख रुपए महीना को देंगे, तो क्या ये कारण काम किए इस बार? नहीं, चुनाव खत्म करना और ये संविधान को खत्म करना, ये बातें तो पॉसिबल नहीं है इस दौर में अभी भी। बाकी कुछ हिंट्स इन्होंने दिए, जैसे अध्यादेश इन्होंने किसानों के विरुद्ध 3 अध्यादेश चुपके से इन्होंने पारित करके, अग्निवीर योजना जो है युवाओं के विरुद्ध, वो गलत साबित हुई है और गलत साबित ही होगी वो। तो ऐसे इश्यूज को लेकर के कुछ ना कुछ डाउट पैदा होता है युवाओं के और जनता के मन में कि ऐसा कुछ अपने फेवर में कुछ हो नहीं पा रहा है। इसी वजह से 2-4 छोटे मोटे रिवोल्यूशन हुए युवाओं के, अग्निवीर के अगेंस्ट हुए। तो उन चीज़ों को, भारतीय जो जनता है उसमें पेशेंस की बहुत कमी है। और अभी आप भी जानते हैं, आई थिंक 70% या 65% युवा है, वर्किंग जो है मैन पावर है अपने हिंदुस्तान में। तो उसका जो है पेशेंस लेवल बहुत कम है। 10 साल से सामने यही आ रहा है कि ये योजना ला रहे हैं हम, इससे ये बेनिफिट होगा, 100 स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी, एक ही स्मार्ट सिटी भी नहीं हुई। गंगा जी जो है मैली है उसको बिल्कुल शुद्ध करके उसमें ट्रांसपोर्टेशन होगा, वाटर बोट दौड़ेगी, वो कुछ हुआ नहीं। बुलेट प्रूफ वो क्या बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, वो कुछ हुआ नहीं। वो सारी बातें सुन के लोग क्या पक गए, एक अविश्वास का दौर सा स्टार्ट हो गया है, ये मान के चले आप। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को काम करना पड़ेगा अगर आगे जा करके सीटें वापस से बढ़ानी है। तो अपने इंटरनल जो भी कोई कमियां हैं या कहीं ना कहीं तानाशाही रोल में आ गए हैं 2 लोग, तो वो थोड़ा सा अपने रवैये को चेंज करे और कुछ काम करे ताकि आगे जाकर के अपनी वापस सीटों को बना रखे। इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि सरकारी नौकरियां है नहीं, प्राइवेट नौकरी है, तो फिर आरक्षण का मतलब क्या रह गया? प्राइवेट लोग नौकरी वाले तो आपको आरक्षण देते नहीं है, सरकारी नौकरियां है नहीं, पेपर लीक हो रहे हैं और कोई भी तरह की स्टेबिलिटी नहीं है, कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं है। अग्निवीर जैसी योजना हो जिसमें पूरा गाँव का यूथ लगा रहता है, उनसे उनकी शादियाँ होना तय होती है। वो 5 साल वालों से कैसे शादी करेंगे? पिताजी नौकरी में, बेटा रिटायर है। तो इस तरह की फ्रस्ट्रेशन तो है, पर ये भी फ्रस्ट्रेशन नहीं है कि बीजेपी से उम्मीद पूरी तरह से चली गई है। पर इस बार जो गवर्नमेंट बीजेपी की एनडीए के थ्रू बन रही है, तो गठजोड़ के अंदर एक मजबूत विपक्ष भी इस बार सामने आया है, जो जनता की बात को ढंग से उनके सामने रखेगा और कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले उस पर डिस्कशन होगा, जनता की बात रखी जाएगी। और मेरे को नहीं लगता कि बीजेपी से नाराजगी है, पर बीजेपी से उदासीनता ज्यादा हो गई कि वो कुछ करते दिख नहीं रहे। उनको ठीक है, मंदिर ठीक है,
370 भी ठीक है, 3 तलाक भी ठीक है, पर उससे हमारे रोजगार को क्या फायदा हो रहा है? उससे हमारी महंगाई से हमें कहाँ राहत मिल रही है? और आरक्षण जैसी चीज को आप जब सरकारी नौकरी नहीं निकालोगे तो आरक्षण का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो मेरे को यही लगता है कि हम एनडीए के क्या वाकई अगर बीजेपी इतनी सीटें जितनी वो कह रही थी, दावा कर रही थी, जो पिछली बार 303 आई थी उसके आसपास आ जाती, 300 का आंकड़ा पार कर जाती भाजपा खुद बिना अपने सहयोगी दलों के द्वारा एनडीए के साथ मिलके, तो क्या लगता है वाकई में आरक्षण खत्म कर दिया जाता? ये तो मैं कहने वाला कौन होता हूँ? नहीं, क्योंकि विपक्ष ने मुद्दा यही बनाया कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, दिख रहा है वो। और वहीं जो उनका जवाब आया बीजेपी के नेताओं का कि नहीं, आरक्षण खत्म BR अम्बेडकर खुद आ जाए तब नहीं खत्म हो सकता। नहीं, मैं इसके ऊपर तो मैं खत्म करेंगे नहीं करेंगे ये नहीं कह रहा, पर जब नौकरियां ही नहीं होगी तो आरक्षण का मतलब कहाँ रह गया? आप बीजेपी को इतना पता है कि उसका जो कोर वोटर है वो जनरल है, कुछ आधार में ओबीसी है, और ST SC को आज भी वो पूर्ण तरीके से उतने अच्छे तरीके से नहीं साध पाए जितना सपा या कांग्रेस साध पाती है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी इतनी बड़ी गलती बीजेपी करती है। बीजेपी इतनी स्ट्रांग पार्टी है कि वो इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार होती है। इसके पीछे आपको वजह लगती है? क्योंकि जितने भी क्षेत्रीय किसी राज्य में क्षेत्रीय पार्टियां थी, कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाते हुए उन सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा, उन पार्टियों को प्रायोरिटी दी, प्राथमिकता दी और उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा। तो कहीं ना कहीं लगता है कि अगर वो कांग्रेस भी वहाँ पे चुनाव लड़ती तो जो वोट बैंक है वो खिसक जाता, ना इनको आता और फायदा बीजेपी को होता। वो बिल्कुल कांग्रेस ने इस चीज़ को भली भांति समझा कि अगर हम अपने नाम से वोट लेने जाएंगे तो जनता उतने अच्छे रूप से हमसे आकर्षित नहीं हो पाएगी जितना क्षेत्रीय पार्टियों से उनका लगाव है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक मामला बहुत उठ रहा है अयोध्या वाला, तो अयोध्या वाला जो मैटर है वहाँ ना राम हारे हैं ना राम की राजनीति हारी है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जब अयोध्या में डेवलपमेंट के नाम पे, सड़कें चौड़ी करने के नाम पर लोगों के मकान तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई और मुआवजा वक्त पे जो उनको नहीं दिया गया, तो किसी भी गरीब परिवार के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि वो टेंट लगा के रोड पर रह रहा है। तो वहाँ राम की राजनीति की वजह से अयोध्या में बीजेपी नहीं हारी है, सरकारी तंत्र के विफल होने की ये दशा है कि अगर बीजेपी को नुकसान हुआ है, बिल्कुल कि सीट हार गई अयोध्या की। बिल्कुल वहाँ राम नहीं आ रहे, ना राम की राजनीति हारी है और ना राम की राजनीति इस देश में कभी हार सकती है। सीधी सी बात है। आप वो कहीं पे सुना था ना कि मंदिर कौन जाता है? मंदिर भिखारी जाता है या पुजारी जाता है? आप अपने बच्चे को मंदिर भेजोगे या स्कूल भेजोगे? जब स्कूल नहीं होंगे, कॉलेज नहीं होंगे तो आप मंदिर क्यों? मंदिर भेज देने से वहाँ पढ़ाई हो जाए तो एक अलग बात है। लेकिन आपने अपनी जगह, हाँ, लेकिन आपने अभी कहा था, हाँ आस्था है आपकी, लेकिन आपने कहा था कि उतनी नौकरियां सरकारी नहीं है, तो कुछ सेक्टर ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे मंदिर है तो इकोनॉमी उनके आसपास घूमती है, तो कहीं ना कहीं दुकानें खुलती है, प्रसाद की, होटल, रेस्टोरेंट खुलता है ना, प्राइवेट जॉब्स ही हो गई ना। पर एक आदमी मान लो चाय की दुकान चलाता है, 50 साल का, 20 साल के बाद भी चला पाएगा क्या? फिर उसके बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? उसे बनेगी क्या चाय? यदि सरकारी नौकरी में होता है तो पेंशन आती, रिटायरमेंट फंड आता, कुछ बीमा योजनाओं के भी वो फायदे उठाता या कहीं पे इन्वेस्ट करता। पर वो चाय वालों की उम्र का अंदाजा बताओ ना, एक टाइम बाद वो जब रिटायर होंगे तब उनका भरण पोषण करेगा कौन? और आपको लगता है चाय चलाने वाला अपने बच्चे को RSIS बना देगा इसके, वो उसका ध्यान रख लेगा बुढ़ापे में? लेकिन ऐसे अधिकतर ऐसे ही होते हैं जो IAS RS बनते हैं, वो ऐसे मामूली परिवार से निकल के आते हैं, मेहनत करके है और वो नाम रोशन करते हैं। ऐसे ही मतलब इतना जनरलाइज क्यों करो? जो मेहनत करते हैं वही बन के आते हैं। तो आप सबके पिताजी को गरीब कर दो और सबको RSIS बना दो। नहीं, वैसे नहीं कह रहा हूँ, यानी कि कुछ हद तक बाध्यताएं रहती है हर किसी के लिए। बहुत हर जगह होते हैं, मेहनत करते हैं, पर 100 में से 3 घरों में से निकल जाते होंगे ऐसे, पर वो बाकी 98% या 97 के बूढ़े माँ बाप और उनके बच्चों के बारे में सोचो। और वो अग्निवीर में ही गया उसका बच्चा, 5 साल बाद वो भी घर आ जाएगा। फिर आप चाहते हो किसी बैंक के बाहर वो चौकीदार बन के बैठा रहे 25 साल की एज के अंदर, या किसी प्राइवेट फर्म के गेट पे खड़ा रहे। राजस्थान में हनुमान बेनीवाल थे जिन्होंने अग्निवीर पर बात उठाई थी। हनुमान बेनीवाल को आप जानते होंगे, राजस्थान से हो आप। हनुमान बेनीवाल ने अभी एक बयान दिया है कि जो बैठक हो रही है दिल्ली के अंदर, उनमें उनको आमंत्रण नहीं दिया गया है, यानी कि बुलाया नहीं है। 2 बैठक हो गई है और
उनको बुलाना जाना चाहिए था लेकिन नहीं बुलाया जा रहा है, तो वो नाराज है, क्या मानना आपका? बीजेपी में उनका जल्दी स्वागत होगा। स्वागत होगा हनुमान बेनीवाल का। बिल्कुल। पर वो कह रहे हैं कि मैं शामिल नहीं होऊंगा एनडीए में, देखिए इस देश की जो राजनीति है ना वो क्योंकि मैं बीजेपी के एक दो खिल- चीजें समझो आप। जी। गधे की लात का और नेता की बात का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो ये अच्छा कैसे, क्यों, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। अपॉर्चुनिटीज जहाँ दिखेगी वो हम नेता अपने आप बदल जाता है। अगर नेता अपनी बात ये थंबनेल जाएगा हमारा, नहीं, जो आपने नहीं, बोला है ना। देखिए नेता जो होता है अगर वो विचारों को मान के चलने वाला और उस पे अड़े रहने वाला होगा तो पहली बात तो वो नेता बनेगा नहीं, आगे नहीं बढ़ पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। और उनको चाहिए होती है संभावनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, और उसूलों की जो राजनीति है मुझे नहीं लगता इस वक्त भारत में कहीं किसी के पास भी बची है। आप बड़े से बड़ा एग्जाम्पल देखो तो गांधी जी का प्रधानमंत्री की लाइन में खड़े थे, वो देश सेवा की लाइन में खड़े थे, तो वो अपने विचारों पर अडिग रहे क्योंकि उनको कोई पद नहीं चाहिए था। और जिनके पास वो पद था उनको चेक बैलेंस वो रखते थे। गांधी जी की डेथ के बाद सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि नेहरू पे चेक बैलेंस खत्म हो गया। यदि गांधी होते तो कई सवाल पैदा करते गांधी जी नेहरू जी के लिए। तो जो आप कह रहे हो नेता का मतलब वही होता है जो, और आप यदि समाज सेवक हो तो कितने समाज सेवकों के नाम आपको याद है जो नेता बने? ऐसा कमी है, आप मुझसे सवाल कर रहे हो, counter question कर रहे हो। ऐसा कमी है जो आपने अभी कहा था, वो गधे वाली बात, वो हम चलाएंगे। देखो कहीं बुरा नहीं लगेगा। नहीं, गधे को किसी को बुरा नहीं लगेगा, बुरा नहीं। गधे को किसी को बुरा नहीं लगेगा। ये कहना चाहते हैं नेता को बुरा लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन गधे को बुरा नहीं लगना चाहिए। हाँ नहीं, वो मैं समझ गया ना। तो काफी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो अब देखते हैं कि जो बीजेपी को इतना आंकड़ा मिला है, 292-93 सीटें बता रही है एनडीए को, और वहीं जो इंडिया गठबंधन है 233 और 17-18 पे अन्य। अब देखते हैं कि विपक्ष जो है वो मजबूत है इस बार। जो भाजपा दावा कर रही थी, जो उनके एजेंडे थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन, क्या ये पूरे हो पाएंगे? क्योंकि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू ये समर्थन करेंगे नहीं करेंगे वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि भाजपा जो सोच रही थी कि नतीजे तो हमारे फेवर में आएंगे, अच्छे आएंगे, लेकिन वो नतीजे नहीं आए हैं। अब देखते हैं कि भारत में, राजस्थान में क्या प्रभाव पड़ता है। राजस्थान में जो भाजपा ने सोचा भी नहीं था कि हम 4-5 सीटें जाएगी तो 4-5 सीटें जा सकती है, लेकिन 11 सीटें चली जाएगी, सपने में भी किसी नेता ने सोचा नहीं था। अब इसमें मंथन किया जाएगा, क्या बड़ा बदलाव होगा संगठन में, भाजपा में, वो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन लक्ष्मी के साथ मनीष गौड़, जयपुर।